स्वागत है आपका। आप हैं शिक्षा मंथन यूट्यूब चैनल के साथ और आज हम लोग बात करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत की। जो हम लोगों ने सीरीज चलाई थी उसमें आज हम बात करेंगे गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के संबंध में, जिसको 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये जेपी गिलफोर्ड महोदय हैं और इनका जन्म जो हुआ था वो 1897 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 में। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मुख्य कार्य जो किया था या सर्वाधिक योगदान जो इनका है वो है मनोचिकित्सा के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही कह लीजिए कि विशेष कार्य किया था और बुद्धि के सिद्धांत को भी इन्होंने दिया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परीक्षाओं में कह लीजिए कि इससे संबंधित प्रश्न आ ही जाते हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से हम लोग समझते हैं। आइए, और इसको समझने से पहले एक चीज़ ये आपसे हम कहना चाहेंगे कि इससे संबंधित यदि आप PDF फॉर्म में नोट्स चाहते हैं तो वह नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा अपने बुद्धि के सिद्धांत में। जैसा कि हम लोग बात कर ही चुके हैं कि त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत है, इसको त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं या इसको 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं, इसको मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट भी कहते हैं या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी इस सिद्धांत को कहा जाता है, जिसको एसआई मॉडल भी कहते हैं। तो ये इसके कई नाम हैं। ठीक है, तो इन सारे नामों को याद रखना आवश्यक है। कभी कभी होता ये है कि नाम बदल के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके प्रवर्तक की बात हम करते हैं तो कौन है? जेपी गिलफोर्ड महोदय हैं। और जैसा कि अभी हमने बात किया कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बुद्धि के विभिन्न तत्व या कारकों को प्रकाश में लाने के लिए या उसको विस्तृत उसकी व्याख्या करने के लिए इन्होंने जो अपना मॉडल दिया, जो प्रतिमान दिया, उस मॉडल को मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है, या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, जिसको एसआई मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, वही इन्होंने प्रस्तुत किया। अब इन्होंने अपने मॉडल में क्या कहा, आइए हम लोग समझते हैं। गिलफोर्ड ने बताया कि व्यक्ति जो भी मानसिक क्रिया करता है, ठीक है, ये मानसिक क्रिया जो भी व्यक्ति करता है उसको इन्होंने क्या कहा, उसको इन्होंने आधारभूत 3 आयामों में विभाजित किया। यानी कि बेसिक जो डायमेंशंस थे इनके कितने थे? वो 3 थे। ठीक है, तो 3 बेसिक डायमेंशन में इन्होंने विभाजित किया और इन्होंने ये बताया कि वो तीनों जो डायमेंशन हैं उसमें सबसे पहला स्थान किसका है? संक्रिया यानी ऑपरेशन, दूसरा है विषय वस्तु यानी कंटेंट, और तीसरा क्या है? उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इन्होंने 3 इसके डायमेंशंस बताए और इन्हीं तीनों डायमेंशंस के आधार पर इनका कह लीजिए कि इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है या प्रतिपादित किया है। ठीक है, आइए देखते हैं इस फिगर के माध्यम से। जैसा कि अभी हमने बात किया कि इसके 3 मुख्य डायमेंशन हैं, आप देख रहे होंगे। ठीक है, 1, 2 और ये 3। ठीक, तो ऑपरेशन में इन्होंने 5 संक्रिया को बताया, मुख्य 5 कारक को बताया। विषय वस्तु यानी कंटेंट, इसमें भी इन्होंने क्या किया? इसमें भी इन्होंने 5 कारकों का जिक्र किया। अब इसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आप देख रहे होंगे कि इन्होंने कुल 6 प्रकार के प्रोडक्ट की चर्चा की है। ठीक है, जितने ये कॉलम है उतने तरह के प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे हैं। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने एक जो क्यूब होता है उसी क्यूब के कह लीजिए कि आधार पर बुद्धि की संरचना को समझाने का प्रयास किया है और उसके तीनों डायमेंशंस को इस 3 कह लीजिए कि आधारभूत आयामों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा और विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो मुख्य रूप से संक्रिया क्या होती है? संक्रिया इन्होंने ये बताया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति द्वारा किए गए मानसिक क्रिया के स्वरूप से है
और इसी स्वरूप की व्याख्या जो होती है, जो मानसिक कार्य होते हैं उनके स्वरूप की जब हम व्याख्या करते हैं तो उसी को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उसी को संक्रिया के नाम से अभिव्यक्त किया। ठीक है। अब संक्रिया में इन्होंने इतने प्रकार की संक्रियाओं को शामिल किया। आप देख रहे होंगे 5 तरह की संक्रियाओं को इन्होंने बताया। वो 5 संक्रियाएं क्या हैं, उनका क्या कार्य होता है, आइए हम लोग देखते हैं संक्षेप में। तो पहला है संज्ञान। संज्ञान का आशय यह है कि पहचान करना किसी वस्तु की खोज करना या खोज संबंधी जो भी हम क्रियाएं करते हैं तो उसको हम संज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, यानी कॉग्निशन, जिसको इन्होंने सी से व्यक्त किया। ठीक है। स्मृति किसी का आशय यह है, मेमोरी जिसको हम कह रहे हैं, तो मेमोरी का आशय यह है कि जैसे किसी चीज़ को धारण करने की क्षमता हो या किसी विषय वस्तु को याद करने की क्षमता या समय आने पर याद की गई विषय वस्तु को प्रस्तुत कर सकना, ये स्मृति के अंतर्गत आ जाएगा। अपनी स्मृति में संजोए रखना, कुल मिला के ये कहने का मतलब है, और समय आने पे उसको पुनः स्मरण कर लेना। ठीक है। और तीसरा जो इन्होंने बताया वो बताया अपसारी चिंतन या अपरंपरागत चिंतन। तो ये अपरंपरागत चिंतन क्या है, जिसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग के भी नाम से जानते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग मूल रूप से देखते हैं तो चारों तरफ अपने मस्तिष्क को विस्तार करते हुए जब कोई विचार करता है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग उसको कहते हैं, यानी कि इसमें क्रिएटिविटी का भी पार्ट आ जाता है। ठीक है। तो इसको गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा, डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन या अपरंपरागत चिंतन के नाम से इसको बताया, और इसको डी से इन्होंने प्रदर्शित किया। नेक्स्ट जो इन्होंने बताया वो है अभिसारी चिंतन या परंपरागत चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग का आशय ये है कि किसी एक बिंदु पर सेंट्रल होकर के या एक बिंदु पर केंद्रीकृत होकर के विचार करना या सोचना, तो उसको इन्होंने क्या कहा, कन्वर्जेंट थिंकिंग या परंपरागत चिंतन। परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल ढंग से जब कोई व्यक्ति चिंतन करता है तो उसको अभिसारी चिंतन के अंतर्गत इन्होंने रखा। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया मूल्यांकन। अब मूल्यांकन का क्या आशय है, मूल्यांकन का आशय यह है कि जैसे कोई व्यक्ति जब चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, या चिंतन मनन की जाने वाली विषय वस्तु के बारे में निर्णय लेता है कि वह विषय वस्तु अच्छी है या बुरी है, तो यह क्या होता है, यह एक तरह से इवैल्यूएशन की स्थिति में आ जाता है, जिसको इन्होंने ई से अभिव्यक्त किया। ठीक है। तो ये इन्होंने बताया संक्रिया के विषय में, और इन्होंने क्या किया, ये 5 इन्होंने स्टेप बताए। ठीक है। अब यहीं पर एक पॉइंट्स है स्मृति। ठीक। तो स्मृति के अंतर्गत इनके न रहने पर, यानी कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके शिष्यों ने इसको क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। ठीक है। किसको, स्मृति को। अब इन 2 भागों में जब इन्होंने, इनके शिष्यों ने बांट दिया, तो इसका नाम क्या रखा, पहले का तो रखा इन्होंने कि धारण करने की क्षमता। ठीक है। किसी चीज़ को धारण करना। ठीक। और दूसरा क्या इन्होंने रखा, दूसरा रखा अभिव्यक्त करने की क्षमता। क्या है, अभिव्यक्त करने की क्षमता। तो ये 2 प्रकार के इसको जो है इनके शिष्यों ने बताया। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो यदि आधुनिक समय में, या कह लीजिए कि इनके शिष्यों द्वारा अपग्रेड जब हो गई ये चीज़ें, तो कितने इसके पार्ट हो गए, कुल 6 पार्ट हो गए। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्होंने जो बताया डायमेंशन, वो है विषय वस्तु, जिसको हम कंटेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी चिंतन के माध्यम से, या कह लीजिए कि किसी समस्या का समाधान करता है, तो सबसे पहले वो संक्रिया करता है, लेकिन संक्रिया किस आधार पे करेगा, कोई ना कोई उसकी विषय वस्तु होगी, कोई ना कोई उसका कंटेंट होगा। तो इस कंटेंट को इन्होंने इस तरह से बताया कि इसका आशय उस क्षेत्र से है जिसके एकांश, यानी जितने आइटम्स होते हैं, ठीक है, आइटम्स या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती हैं, और जिस
आइटम्स या जिस सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाएंगी उसको इन्होंने क्या कहा, उसको इन्होंने प्रोडक्ट्स कहा, या प्रोडक्ट नहीं, कंटेंट कहा, जो कि विषय वस्तु के नाम से हम जिसको जानते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया इसके 5 प्रकार, और 5 प्रकार में आप देख रहे होंगे, जिसमें पहला है दृष्टि यानी विजुअल। दृष्टि यानी विजुअल क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को देख करके अनुभव करते हैं, या अनुभव की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं देख करके, वो क्या है, उसको हम विजुअल कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को हम देखते हैं, उसका रंग, रूप, आकार या जो अन्य विशेषताएं होती हैं जो कि हमारे सामने प्रदर्शित होती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम दृष्टि के अंतर्गत रख सकते हैं, विजुअल, जिसको कि इन्होंने वी के नाम से अभिव्यक्त किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं श्रव्य, यानी जो ऑडियो संबंधित होता है उसको हम श्रव्य के अंतर्गत रखेंगे। और श्रव्य के अंतर्गत किसी भी आकृति के विषय में जो कह सकते हैं कि वे सभी विशेषताएं जिनके बारे में हम सुन करके जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उनको इन्होंने क्या कहा, उनको इन्होंने श्रव्य या ऑडियो संबंधित कारक माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सांकेतिक या सिंबॉलिक, इसको कह सकते हैं। संकेत के माध्यम से जब हम किसी विषय वस्तु को देखते हैं, समझते हैं, तो उसको इसके अंतर्गत इन्होंने रखा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो गई, कोई अक्षर हो गया, या कोई प्रतीक हो गया, या कह लीजिए कि कोई ऐसा उद्दीपक है जो कि फिगरल है, यानी चित्रीय उद्दीपक जो होगा वो भी इसके अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैथ का विद्यार्थी है कोई, तो उसको मुख्य रूप से ये सारे क्या हैं, ये सारे सिंबल कह लीजिए कि उसको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब सिंबॉलिक है, सांकेतिक इसको हम कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने जो बताया वो है शाब्दिक। शाब्दिक सिमेंटिक जिसको कह सकते हैं हम, इसके अंतर्गत जैसे शब्दों के अर्थ एवं विचारों के रूप में ग्रहण की जाने वाली जो सूचनाएं हैं वो शाब्दिक के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है व्यावहारिक, बिहेवियरल जिसको हम कह सकते हैं। व्यक्तियों द्वारा अपने कार्यों एवं अभिव्यक्त द्वारा कह लीजिए कि प्रदान की जाने वाली सूचनाएं जो होती हैं उसको इन्होंने बिहेवियरल के अंतर्गत रखा, या व्यवहारिक जिसको इन्होंने बी से प्रदर्शित किया। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यानी उत्पाद की। उत्पाद क्या है, यानी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इन्होंने किसको कहा, इसके कह लीजिए कि इससे इन्होंने बताया कि इससे तात्पर्य किसी विशेष प्रकार की एक विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया का परिणाम से होता है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति संक्रियाएं करता है, जो ऑपरेशन करता है, किसी विषय वस्तु के आधार पर करता है, तो कुछ न कुछ परिणाम अवश्य प्राप्त करता है, और जो परिणाम प्राप्त करता है उसको इन्होंने उत्पाद कहा। उत्पाद को हम प्रोडक्ट के भी नाम से, जैसा कि इन्होंने बताया, उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि उत्पाद में कितने प्रकार के कारकों को रखा इन्होंने, तो उत्पाद में इन्होंने रखा कुल 6 प्रकार के कारकों को। ठीक है, तो उन 6 प्रकार के कारकों में सबसे पहला जो कारक है वो है इकाई, या उसको यूनिट्स हम कह सकते हैं, या इकाइयाँ भी हम कह सकते हैं। अब इकाइयाँ क्या होती हैं, जैसे किसी कह लीजिए कि विषय वस्तु को छोटी छोटी किंतु सार्थक जो विषय वस्तु है संबंधी सूचनाएं इकट्ठा करना, जैसे संख्या हो गई, शब्द हो गया, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसको बांट करके हम जब कोई सूचनाएं एकत्रित करते हैं तो उसको यूनिट्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है वर्ग, जिसको क्लासेस या सी के माध्यम से इन्होंने प्रदर्शित किया। ये क्या होती है, इसका आशय यह है कि समान विशेषता जिसमें पाई जाए उसके आधार पर कह लीजिए कि एक संप्रत्यय के रूप में उसको विकसित करना, इकाइयों का समूह एक तरह से हम कह सकते हैं, उसको वर्ग इन्होंने कहा। जैसे मान लीजिए कोई एक जनसमूह है, उसमें यदि हम लिंग के आधार पर बांटते हैं तो स्त्री और पुरुष हम बांट सकते हैं। स्त्रियों की कुछ विशेष विशेषताएं हैं और उसी तरह से पुरुषों की भी कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं। अब इन दोनों की विशेषताओं को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जनसमूह। तो इस तरह से इन्होंने क्या कहा कि ये वर्ग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद
जो तीसरा इन्होंने बताया वो है संबंध यानी रिलेशन, जिसको आर से इन्होंने प्रदर्शित किया। और इसमें इन्होंने ये कहा कि संप्रत्ययों को जोड़ने वाला एक संपर्क सूत्र होता है, और जो संपर्क सूत्र होता है उसी को इन्होंने संप्रत्यय कहा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने बताया वो है प्रणाली यानी सिस्टम्स। सिस्टम क्या होता है कि संबंधों का संगठित या कह लीजिए कि वर्गीकृत एक रूप होता है। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो बताया वो है स्थानांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वह कह लीजिए कि कंटेंट है या इसका आशय विषय सामग्री के रूप में मूल रूप से परिवर्तन लाना या उसको पुनः संरचना करना उसकी, या उसको दूसरा रूप प्रदान करना, या इसको हम ये कह सकते हैं कि किसी विषय सामग्री में के रूप में हम परिवर्तन जब लाते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम रख सकते हैं। ठीक है। लास्ट इन्होंने जो बताया उसका नाम है अनुप्रयोग यानी इम्प्लीकेशन। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमने जो भी सीखा है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की सूचना सामग्री के आधार पर निष्कर्ष कह लीजिए कि जो हमने निकाला है, अथवा उसे प्रयोग में पूरी तरह से लाना। जब हम प्रयोग में लाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्लीकेशन या अनुप्रयोग के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं। तो इस तरह से गिलफोर्ड महोदय ने क्या किया कि 6 प्रकार के उत्पादों की चर्चा की, और इन्होंने ये बताया कि ये उत्पाद के अंतर्गत आते हैं जिनकी संख्या 6 है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि इनके सिद्धांत में कारकों की संख्या कितनी है, जो कि प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गिलफोर्ड महोदय ने जो इनकी संख्या बताई थी वह बताई थी, सबसे पहले संक्रिया की संख्या कितनी थी, 5। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो विषय वस्तु की संख्या बताई वो कितनी थी, वो भी 5 थी। और लास्ट में उत्पाद की संख्या इन्होंने जो बताई वो कितनी थी, वो अभी आपके सामने ही है, 6। तो इस तरह से कितना हो गया, ये हो गया 150। ठीक। अब इसी तरह से यदि आपसे ये पूछा जाता है कि आधुनिक समय में, यानी इनके शिष्यों ने क्या किया था, मेमोरी को 2 भागों में बांट दिया था। वो कौन कौन से थी, एक तो थी धारण करने की क्षमता और दूसरी थी अभिव्यक्ति करने की क्षमता। अगर हम इसको देखते हैं, अपडेट क्या है इनके सिद्धांत में कारकों की संख्या, तो ये जो 5 है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। 6 × 5 × 6। ठीक। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये कितना, 180। ठीक है। अभी ये 180 जो कारक है ये पूछा गया था एडवर्टीजमेंट नंबर 46 में असिस्टेंट प्रोफेसर UPHESC के अंतर्गत। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है। ये प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न इस तरह से। तो ये रहा आपका गिलफोर्ड का 3 डायमेंशनल थ्योरी या त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत या त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, और यदि फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और अपनी बात को रखें। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ शिक्षा मंथन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।